بالکل आपकी बात जो आपने कहा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर नेशनल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर हाल ही में बीएलए को कलअदम करार देने के लिए भी एक मूव हुई थी जो कि नाकाम हुई। क्या वजह है, क्या कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी वहाँ पे मौजूद है, और अगर या ऐसा कुछ और वजूहात की बुनियाद पे हुआ है, लेकिन सरेदस्त तो ये नज़र आता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कलअदम करार दिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, और बहुत सारे मुल्कों ने बीएलए को दिए। अच्छा, इनकी जो आपस की कोऑर्डिनेशन है वो भी कोई पुरानी नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स इस तरह के आए हैं, वो साफ जाहिर होता है कि कोऑर्डिनेशन है। देखिए अजीत डोवल की ये जो पॉलिसी है सो कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस की, ये तो 10 साल पुरानी है। उसने जब ये डॉक्ट्रिन इनिशिएट किया था और ये कहा था कि जी हम प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को वीकन करने के लिए और उससे हमारा डिफेंस बेहतर होगा, ये है ना उसका डॉक्ट्रिन। तो उसमें वो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें बीएलए भी है, उसमें टीटीपी भी है, उसमें बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त। अब अफगानिस्तान का दोबारा से इंडिया के साथ ये जो गठजोड़ शुरू हुआ है कुछ साल पहले ही, और अब हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बिकॉज अब अफगानिस्तान का तो मसला ये ना, देखें इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टेट, उसके तो किसी ने रिकग्नाइज ही नहीं किया हुआ, पूरी दुनिया में सिर्फ रशिया ने रिकग्नाइज किया। अरे उस पर तो आप क्या पाबंदियाँ, उन पर तो ऑलरेडी लगी हैं बेशुमार। फिर ये कि वो तालिबान सैंक्शंस कमेटी, बल्कि पाकिस्तान तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन कमेटीज़ का मेंबर है, बल्कि शायद एक आध को चेयर कर रहा है, तो वो मसला नहीं है। उस तरह का प्रेशर तो आप बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं अफगानिस्तान पे, लेकिन जब एक नॉर्मल स्टेट ही नहीं है तो वो उस प्रेशर को, और उन पे तो ऑलरेडी उनकी कोई इस तरह की ट्रेड ही नहीं है, ना उस तरह की उनकी जो है ना बाकी चीज़ें हैं कि उनको कोई बहुत ही ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है। एक बिल्कुल ही वॉर इकॉनमी है, बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ किस्म की इकॉनमी है, जो एक मैं तो ये कहूँगा मिडीवल इकॉनमी है अभी तक बहुत हिसाब से, वो मिडीवल सोसाइटी है। लेकिन आज भी हमने एक बल्कि सेमिनार मुनक़द किया था इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़, तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, इसके इंटरनेशनल भी थे, पाकिस्तानी भी थे, बहुत वो भी 2-3 एम्बेसडर्स भी थे जो वहाँ पे रह चुके हैं। अब ये मसला जो है ना, वहाँ की एक तो वहाँ की जो आप सियासत देखें, जो दाखिली सियासत है वो भी इस पर आती है। अच्छा, दूसरा फिर आइडियोलॉजिकल इनका जो आपस में गठजोड़ है, तीसरा जो इंडिया का एलिमेंट है, और चौथा जो सा एक हिस्टोरिकल भी है बैगेज। तो ये मामला बिल्कुल जो है ना, ये इसमें हमें 3, 4, 5 चीज़ें जो उनसी हैं वो इकट्ठी करनी होगी, और जो हम कुछ तो कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए। देखें डिप्लोमेसी जो है, बायलैटरल भी, रीजनल भी, इंटरनेशनल भी, यूएन वाली भी, तो सारे डायमेंशंस उसके साथ ही साथ किनेटिक एक्शंस वो भी हम कर रहे हैं। फिर जो इकोनॉमिक लेवरेज इस्तेमाल की वो भी हमने की है। फिर बॉर्डर्स जो हैं जिसे सील कर दिए सारे, फिर अफगान रेफ्यूजीज़ को वापस भेजना। तो देखें ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि हमें इसी तरह इसको कैलिब्रेट करते रहना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई सिल्वर बुलेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर हम समझें कि कोई सिल्वर बुलेट है कि हम यूनाइटेड नेशंस में जाके कर लें या किसी और मुल्क से प्रेशर डलवा दें, तो देखें मतलब उन पे तो बहुत ज़्यादा मुल्कों से प्रेशर दिया। जैसे हम देख रहे थे कि कल एक नई टर्म जो है वो इस्तेमाल हुई अफगानिस्तान के लिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो थी कि ज़ेर तसल्लुत इलाके जो अफ़गान रजीम के हैं, मैं उसको यूँ कह दूँ कि मकबूजा अफ़गानिस्तान, आप उसको अगर हम मुख्तसर लफ्ज़ों में कह दें, तो ये क्या शो करता है पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या रियासत की जानिब से, ये कितना सख्त पैगाम है अफ़गानिस्तान के लिए? अफ़गानिस्तान के अंदर फिशर्स हैं, वहाँ पे वहाँ के अवाम को खुश नहीं है, जो है आज बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, और मैं उन एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉन एट्रीब्यूटेबल था तो मैं उनके नाम नहीं लेता, जो वहाँ पे जाते रहते हैं, वहाँ की सिचुएशन से बहुत आगाह हैं। तो उसमें कोई शक नहीं कि ये कोई पॉपुलर रजीम तो है कोई नहीं, ये कोई वोटों से तो नहीं आया, ये तो उन्होंने कब्जा किया। देखें लेकिन जो इसमें आम चीज़ है वो ये है कि इस मसले को मिल के ही हल करना होगा। रीजनल अप्रोच पाकिस्तान उसको कर रहा है, इंटरनेशनली भी चलें, हम प्रेशर डालते हैं, किनेटिक चीज़ें अपनी जगह पे हैं, इकोनॉमिक लेवरेज अपनी जगह पे है, फिर कई ऐसे मीडिएटर्स भी हैं जो उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में उन पे जो है ना, उन पे दाखिली प्रेशर भी बढ़ेगा इस मामले में, क्योंकि ये इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह वो चीज़ों को चला रहे हैं, उससे उनके अपने फिशर्स जो अपनी फॉल्ट लाइंस हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिवेट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए उनके लिए उनको सोचना है कि क्या एक ऐसा मुल्क है जिसमें मादनी वसाइल ऐसे हैं कि जिस पे शायद उसमें वो जो कहते हैं ना रेयर अर्थ्स, रेयर मेटल्स और भी बहुत से, कि जिसके ट्रिलियंस में अगेन जो है ना कई अंदाजे हैं। फिर एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो कनेक्टर बन सकता है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। जाहिर है कि उसको उन्होंने ज़ाहिर किया वो अपनी समझते हैं कि वो हथियारों के अंदर है और वो उसी को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। लेकिन
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आज डेवलपमेंट हुई है और मैं चाहती हूँ आप दोनों का उसके ऊपर गो के बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर इसको हम नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ सकते हैं। मसलन नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम आज अमल में लाया गया है। क्या वजह है कि इसके अंदर पहली मर्तबा फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो बाकायदा इसका हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म इसकी सदारत करेंगे। क्या पॉपुलेशन के यानी आबादी के मसले को सिक्योरिटी के साथ जोड़ दिया गया है या ये किसी और टर्म में इसको देखा जाए? इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि क्या वजह है कि इस लेवल के ऊपर जो है वो पॉपुलेशन काउंसिल जो है वो बना दी गई है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि देखिए जो पॉपुलेशन है ये भी एक, देखिए आपकी जो आबादी है ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आता है। ये गैर रवायती सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, जिसमें आपकी इकोनॉमी भी आती है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी आती है। तो ये जितना साइज हमारा पॉपुलेशन सैंपल बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकती है ये पॉपुलेशन, अगर हम प्रॉपर्ली इसको फीड नहीं कर सकते। उसके लिए अनाज चाहिए, उसके लिए हमारी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एनर्जी जो हम इंपोर्ट करते हैं। आपने देखा अगर 250 मिलियन लोगों को तेल चाहिए तो वो तो बाहर से तेल आ रहा था मेजॉरिटी। तो जो तेल आ रहा है अगर वो हम नहीं पहुंचा पाते इन लोगों को, तो वो तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट फिर इंडिया तो ना रहा, बड़ा थ्रेट तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तो ना रहा, गैर रवायती सिक्योरिटी रही। तो मेरा ख्याल है इस चीज को बहुत पहले भी हाईलाइट किया गया है, जब ये हमने जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2022 में आई थी, तो तब भी गैर रवायती सिक्योरिटी को बहुत अहमियत दी गई थी। लेकिन इस पे जारी बात है, पॉपुलेशन आई थिंक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसको ये प्रोविंसेस की जॉब है कि वो लोगों को अवेयर करें कि आबादी, जारी बात है इसमें चारों वज़राए आला हैं, बिल्कुल बड़े आपने देखी होगी काउंसिल के अंदर जो इसकी फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट सवाल वही है कि वाई फील्ड मार्शल इज़ देयर। आई मीन बहुत सारे इसके ऊपर बात की जा रही है कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी इशू है कि इसके अंदर फील्ड मार्शल भी इसका हिस्सा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी कबाहत तो नहीं है कि फील्ड मार्शल क्यों है या मिलिट्री क्यों है। देखें, आपकी जो मिलिट्री है वो बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में है। आप फॉर एग्जांपल इकोनॉमी को देख लें, जब आप देखते हैं कि इकोनॉमी में बहुत सारी इनपुट वहां से आ रही है, या वो डायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं, या वो डायरेक्ट हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने में हेल्प कर रहे हैं, या बहुत सारी जो एश्योरेंसेस आईएमएफ के लिए चाहिए होती हैं ब्रदरली इस्लामिक कंट्री से। तो देखें, अब जो आपकी सिक्योरिटी है वो सिर्फ ट्रेडिशनल डोमेन में नहीं रही, वो गैर रवायती में भी आ गई है। तो जारी बात है जो फौज का किरदार है या जो मिलिट्री लीडरशिप का किरदार है, वो आप उसको एक जगह कन्फाइन करके नहीं रख सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा किया गया है कि इसको फील्ड मार्शल जो है इसमें है। उसकी वजह यह है कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी अहमियत का भी एहसास हो सकता है कि ये कितना बड़ा रिस्क है हमारे मुआशरे के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बढ़ती हुई आबादी है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्विकली मैं जानना चाहती हूँ कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उसका मुस्तकबिल क्या है? क्या 11 तारीख को या तीसरा राउंड हो रहा है और 42 दिन बाकी हैं और एक नया हमला भी आज हुर्मुज़ में हुआ है, तो आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये आबादी, क्योंकि ये भी बहुत अहम है। देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सादा स्टेटिस्टिक है, 70s में और 80s तक पाकिस्तान की आबादी जर्मनी से कम थी। इवन 70s में तो इटली से, यूके से, बहुत से यूरोपियन मुल्कों से कम थी, जापान से। आज हमारी आबादी उन मुल्कों से 4 गुना है। आप देखिए, दुनिया का कोई मुल्क इस किस्म की जो है ना शरह जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता। वी आर बर्स्टिंग एट द सीम्स। इतने जॉब्स प्रोवाइड करना, उनको ह्यूमन सिक्योरिटी जो उनसी है ना, और नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद है, 70% आबादी नौजवानों की। आपके बहुत सारे जो बाकी मसाइल हैं वो इधर से ही आते हैं। तो मैं तो इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर, मैं तो ये समझता हूँ इस पे एक नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिकॉज जी देखें, पूरी दुनिया इस वक्त, आपको पता है इंडिया में इस वक्त क्या है उनका शरह आबादी, वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे चले गए हैं इस वक्त। जो है ना 2.1 होता है पर जो है ना चाइल्ड पर वुमेन जो है, और वो उससे 1.9 पे आ गए हैं इस वक्त। हम अभी तक दुनिया में हाईएस्ट पे हैं। सो दिस इज नॉट सस्टेनेबल और ये बिल्कुल इसको इमरजेंसी के तौर पे डील करना चाहिए। वसाइल कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। अब आपके जो दूसरा सवाल है मैं उस पर आता हूँ। देखिए, आपको याद होगा आपके इन्हीं प्रोग्राम्स मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही पेचीदा मामलात हैं और ये आसान नहीं होगा। कहने को तो ये टेक्निकल डिस्कशंस हैं, लेकिन असल में ये टेक्निकल डिस्कशंस हैं नहीं, क्योंकि असल में तो उनको जो है ना एक असूल वज़े किए गए शुरू में। जिस तरह मैं तो उसको कहता हूँ ना, ये बाय नाउ पे लेटर किस्म का मामला था, उस किस्म का था।
ان کے لیے انسینٹیوائز کیا گیا ایران کے لیے، شروع میں ہی ان کو کافی ساری چیزیں ان کی مان کے، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے کئی چیزیں اس پہ مانی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایران میں ایک تو یہ خواہش ہے، اور ایران کے اندر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیریٹو جو ان سے اتنا زیادہ اب انٹرینچ ہو گیا ہے کہ جی یہ ابنائے ہرمز جو ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کی جو اسٹریٹجک ویلیو ہے وہ تو شاید نیوکلیس جو ہے نا ویپن سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو اس قسم کے سخت بیانات ہیں وہ دونوں اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں ملکوں کی، جیسے میں پہلے بھی کہا کہ ان کی داخلی سیاست اس پہ اثر انداز ہوگی، اور اب ہو رہی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت امریکہ کی داخلی سیاست جس کے لیے وہ بیانات دے رہے ہیں اتنے سخت، اور ایران کی داخلی سیاست جس کی وجہ سے وہ پھر بیانات دے رہے ہیں، لیکن اس سے ماحول جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کہ 11 کو ادھر جو ہے نا اسلام آباد میں، دیکھیں ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ العربیہ کی نے یہ نیوز جو ہے کیری کی تھی، ممکن ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا وینیو کیا ہے، اسلام آباد ہے، جنیوا ہے، یا قطر ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ یہ پروسیس چلتا رہے اور یہ مذاکرات جو ہے نا اس میں کوئی سٹیل میٹ اس طرح کا نہ آئے۔ بالکل۔ اور سب سے اہم چیز ساتھ یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کا کردار ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان نے بہت سے جو ڈیڈ لاکس ہوئے ہیں، ایسے موقع تھے کہ جب لگتا تھا سارا پروسیس ہی بریک ڈاؤن کر رہا ہے، وہاں سے اس کو واپس ٹریک پہ لے کے آیا۔ ابھی بھی پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بار بار کرنا پڑے گا، صحیح بات، کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی یہ مسائل چلیں گے۔ جی دوسری چیز میں بس اس میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں یہ اگر کوئی بھی سمجھ رہا تھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ 60 دن میں ہو جائے گا، تو ایسا ممکن مجھے نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ایکسٹینشنز ہوں گی، ایکسٹینشنز ہوگی، اور ایک چلتے چلتے کہ نومبر تک کا کہا جا رہا ہے کہ الیکشن امریکہ نکالنا چاہتا ہے، اس کے بعد شاید پھر اٹیک کرے میں یہ کہہ ایران چکا کے ہوں اوپر کہ نومبر کے بعد، میں یہ کہہ چکا ہوں کہ نومبر کے بعد یہ، اور یہ پروسیس میرا اندازہ ہے کہ اس سے زیادہ آگے جائے گا، اس کے بعد امریکہ کی ٹون بدلے گی کافی، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ، اور ایران بھی اس کی پوری تیاری میں ہے، بالکل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈز کو، مطلب اگر کوئی مشورہ دینا چاہے نا کوئی مبصر، تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کو اپنے کارڈ اوور پلے نہیں کرنے چاہیے، بالکل، کیونکہ اس سے دونوں کو نقصان ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ کا بھی، جوہر سلیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی جو بھابھی ہیں ان کی ملاقات کروائی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اوورال، وزیر اعظم نے ایک آفر بھی کی تھی بات چیت کے لیے، لیکن اس کے اوپر آگے بڑھوتی نہیں ہوئی، اور آزاد کشمیر الیکشن سے پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیوں کیا۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے بہت معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔